स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के यहाँ पे सेल साइकिल एंड डिवीज़न के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, तो इससे आपका ओवरऑल चैप्टर जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मैमेलियन सेल। तो यहाँ पे कितना सेल, यहाँ पे सेल साइकिल लगता है एक मैमेलियन सेल के लिए, ठीक है। एवरेज सेल साइकिल जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। आपको दिख रहा है दिस इज़ फॉर 24 आवर्स। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस में जो इवेंट्स होते हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज़ द फेज इन द सेल साइकिल जिसमें कि हम प्रिपेयर करते हैं एक सेल को और उसके न्यूक्लियस को फॉर डिवीज़न। इट हैज़ अ 3 स्टेज, ठीक है। सेल को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर होती है सेल। देखो सेल को डिवाइड होना है तो उसके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि वो डिवाइड हो फर्दर, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एक फेज़ होता है जिसको हम इंटरफेस कह देते हैं, ठीक है। इसमें अंदर यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है G1, S और G2। साथ ही साथ हमारे पास एक G0 फेज़ भी होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले इन मेन स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। G1 फेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो G1 फेज़ जो है वो लॉन्गेस्ट फेज़ है यहाँ पर इसका, किसका, इंटरफेस का। इट ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ग्रोथ फेज एंड पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। बोथ द सेल एंड इट्स न्यूक्लियस ग्रो इन साइज। इस फेज़ में न्यूक्लियस और सेल दोनों ही ग्रो होती हैं और यहाँ पे सिंथेसिस होता है आरएनए का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो डीएनए बनता है, जैसे प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे डीएनए बनता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझ आ गई बात आपको मैं क्या कह रही हूँ। सिंथेसिस किसका हो रहा है, आरएनए का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स का हो रहा है, अमीनो एसिड्स का हो रहा है। फॉर स्टोन्स एनर्जी रिच कंपाउंड, मतलब कि यहाँ पर हम सिंथेसिस कर रहे हैं इन चीज़ों का आगे, क्योंकि हमें रेप्लिकेशन करनी है डीएनए की, ठीक है। ये चेक पॉइंट भी है, देयर इज अ चेक पॉइंट कॉल्ड G1 साइक्लिन और अ CG1 where the decision about the G0 or S phase is made, and once the checkpoint is crossed, cell cycle will go on uninterrupted till it's completed। अब मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ क्या कह रही है ना। जब आप बिगर क्लासेस में जाओगे इसको पढ़ने के लिए तो यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं G1, S। तो ये सारे जो चेक पॉइंट्स है वो चेक करने के लिए होते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, पता होना चाहिए आपको बेसिक क्या चीज़ है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ डबल हो रही है, तो अगर वो चीज़ डबल हो रही है, सपोज़ करो वो सीक्वेंस होते हैं डीएनए में, तो अगर वो सीक्वेंस कुछ गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको दोबारा से एक बार चेक पॉइंट बनाने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे क्रॉस चेकिंग होती है G1 फेज़ में। तो इसको हम यहाँ पे चेक पॉइंट बोल देते हैं, है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं चेक पॉइंट को कराने के लिए, जैसे G1 साइक्लिन वगैरह, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक है। चेक पॉइंट यहाँ पे होता है, सारी चीज़ें क्रॉस चेक होती हैं। एस फेज़ क्या होता है, एस फेज़ आप लोगों को पता ही है। एस फेज़ में यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एस फेज़ का एक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको अभी समझा दूंगी और ये आपको लाइफ टाइम ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सबसे पहले एस फेज़ में क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन किसकी हो रही है, डीएनए के कंटेंट की। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलॉन्ग विद देयर डीएनएज रेप्लिकेट, डीएनए कंटेंट डबल आफ्टर रेप्लिकेशन। जो डॉटर क्रोमोसोम्स है रिमेन अटैच्ड टू द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर इफ प्रेजेंट एंड बिगिंस टू डिवाइड, एस फेज़ ऑफ ए इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल फेज ऑफ एम स्टेज, ठीक है। तो इसको ये चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, इनविजिबल फेज ऑफ एम स्टेज। पूछी नहीं जाती लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, ये देखिए, जैसे मैंने बोला ये चीज़ ना एस फेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे अच्छे से। सबसे पहले अगर मैंने बोला यहाँ पर कि कोई भी चीज़ कंटेंट यहाँ पर डबल हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। अब यहाँ पर रेप्लिकेट क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम। सो दिस इज़ योर क्रोमोसोम, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये डबल होगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डबल होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट डबल होता है। एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर विल नॉट बी चेंज्ड। ये आपको दिख रहा है, ये भी एक क्रोमोसोम है
और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, दे बोथ आर सेम। ठीक है, क्या चेंज हुआ है, अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे चेंज होता है, डबल होता है। यहाँ पे रेप्लिकेशन जो हो रही है वो यहाँ पे क्रोमोसोम की पर्टिकुलर नहीं हो रही है, उसके क्रोमेटिड की हो रही है। क्रोमोसोम नंबर इज सेम, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट द क्रोमेटिड्स आर डिफरेंट। नाउ सी, दिस इज योर सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और ये भी आपका सेंट्रोमियर है। ठीक है, सेंट्रोमियर। अब ये दोनों एक ही हैं, एक दिख रहे हैं आपको, 1 ही तो है यहाँ पर और यहाँ पर 1 ही सेंट्रोमियर है। ये चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम है। अब यहाँ पे चेंज कहाँ दिख रहा है, इसमें ही अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्रोमेटिड आपको दिख रही है, ये क्रोमेटिड एक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये क्रोमेटिड आपको दिख रही है, ये 1 एंड ये 2। तो यहाँ पर ये कितनी है, 2 क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमेटिड 2 हो गई, क्रोमेटिड 2 हो गई। ये टर्मिनोलॉजीज है, आपको ध्यान रखना है। तो डीएनए में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर विल नॉट बी चेंज्ड, इसको कांट बांध दीजिए, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सेंट्रोमियर से हमेशा पता लगाना है, सेंट्रोमियर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो क्रोमोसोम एक ही एक रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्रोमेटिड दिख रहा है, वो डबल हो रहा है। कंटेंट कैसे डबल हो रहा है, कैसे क्या चीज़ रेप्लिकेट हो रही है, एक कंसेप्ट होता है बच्चे, आगे आप क्लासेस में जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी। तो ये चीज़ क्या है, रेप्लिकेट क्या हो रही है, क्रोमेटिड। ठीक है, अब इसी चीज़ से रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि 1C to 2C, ये आपने सुनी होगी, आगे सुनोगे, नहीं सुनी होगी तो। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, अगेन आई विल मेकिंग द सेम, और मेरे यहाँ पर एक क्रोमोसोम है। तो अब यहाँ पे ये न्यूमेरिक डाटा में आप पढ़ते हो कि यहाँ पर जो कंटेंट होता है, या फिर पहले n, ये n है, ये दिख रहा है, ये हैप्लॉइड है या नहीं है, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यस। क्या ये भी n है, यस, ये भी n है। ठीक है, n क्या होता है, n यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ भी 1 थे, वहाँ भी 1 थे, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन कंटेंट जब आप देखोगे तो कंटेंट यहाँ पे आप देखोगे कि 1C था, क्रोमेटिड की बात करी जा रही है, अब वो यहाँ पर ये 2C हो गया। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आया है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अभी आपको पूरी चीज़ ऊपर बताई। समझ आ गई बात, ये चीज़ कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये लिख के आओगे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं G2 फेज पे। G2 फेज क्या होता है, देयर इज इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, सेल ऑर्गेनेलिज और देयर प्रिकर्सर मल्टीप्लाई, सेल ग्रोज इन साइज। G2 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ग्रोथ फेज और प्री माइटोटिक गैप। ठीक है, माइटोटिक साइक्लिन प्रिपेयर्स द सेल एंटर टू द एंड फेज। अब बच्चे आपको ये चीज़ नहीं भी समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे आपको लिखना अपने वर्ड्स में। एक बार चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि S फेज में क्या हो रहा था, G1 फेज में क्या हो रहा था, वो मैंने आपको समझाया। तो आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो कि रेप्लिकेट होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन वो चीज़ डबल हो रही है कंटेंट। तो ऐसे ही G2 फेज में यहाँ पे आप क्या लिख के आओगे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है RNA और प्रोटीन्स का सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलाइज और उनके प्रिकर्सर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेल बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना है ना हमें सेल को, तो सेल बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये आप ये अभी याद नहीं भी करोगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, यहाँ पे साइक्लिन वगैरह मत याद करो। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। इन सेल वेयर G1 साइक्लिन इज नॉट अवेलेबल, एस फेज इज सेल्डम अकम्प्लिस्ड, जो सेल एंटर करेगी G0 फेज में, इन विच इट मे रिमेन इन अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज एज रिजर्व सेल्स और बिकम डिफ्रेंशिएटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। तो G0 की बात करी जा रही है, G1 वेयर द G1 साइक्लिंग इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे देखो, एक अभी G0 फेज के बारे में बात करी, तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, मैं इसमें आपको बताऊंगी G0 फेज क्या होता है अच्छे से। व्हाट इज G0? इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। अब यहाँ पर ये जो फेज़ है, यहाँ पे देख रहे हो आप G0 फेज़, इट इज़ द स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल साइकिल। अब ये पता ऐसी स्टेज है यहाँ पर कि यहाँ पर सेल जा सकती है और वो जाके क्या होगी, इनएक्टिव फॉर्म में वहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ काम भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक से आप लाइन लिख के आओगे कि इट इज़ द स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मीटोजेंस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ठीक है,
तो ये किसी ना किसी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाती है यहाँ पे सेल साइकिल की। सेल्स इन दिस क्वेसेंट स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, यहाँ पर ये एक्टिव रहते हैं। द वर्ड इज़ रियली इंपॉर्टेंट हेयर, आई वांट टू हाईलाइट हेयर दैट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं एंड एक्ट एज ए रिजर्व सेल्स, रिजर्व सेल्स की तरह काम करते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम आएंगे, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम आएंगे। और अंडरगो ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शंस, द सेल्स इन अ क्वेसेंट सेंटर और अ रूट टिप आर इन जी0 स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए काम करते हैं। जो भी सेल्स होती हैं इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, रिजर्व सेल्स की तरह एक्ट करती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो ये फिर से डिफ्रेंशिएशन करके अपना फंक्शन, री-डिफ्रेंशिएशन करके अपना फंक्शन दोबारा अटेंड कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाके सेल जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन अंदर से वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, इनएक्टिव होती है लेकिन वो फिर भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, रिजर्व्स की तरह एक्ट करती है, ज़रूरत पड़ने पर अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी शो कर सकती है, ठीक है। वाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन और ये आता भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस, ये माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहा जाता है, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े फॉर्म में भी आ सकते हैं। यहाँ पे तो छोटा सा दे रखा है, क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम जानते हैं क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जब भी सेल डिवाइड कर रही होती है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज इट इन्वॉल्व इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए क्रोमोसोम इनटू अ डॉटर सेल्स, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए तो कह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं डॉटर सेल्स में, ठीक है, ऐसे समझो। अब नेम द स्टेज ऑफ अ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हमने पढ़ी होती है सेल साइकिल में। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि अगर मैं मियोसिस की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर मियोसिस की ही बात करी गई है। तो जैसे कि अगर मैंने बोला ये मियोसिस की स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर पहली स्टेज, दूसरी, मैं आपको विजुअली थोड़ा एनालाइज करवाना चाहती हूँ सो दैट आपको ये चीज़ कहीं हटे ना और आपको ये चीज़ समझ भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पॉइंट में, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। अब ये जो एरिया होता है ना, दिस इज़ द एरिया फॉर इक्वेटर, दिस इज़ द एरिया फॉर इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं ना, तो इसको हम क्या कह देते हैं, मेटाफेज कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, मेटाफेज। सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सेकेंड कह रहा है, Where is the second point? Yeah, centromere splits and chromatid separate. सेंट्रोमियर कहाँ पे स्प्लिट होती है बच्चे, तो आप एनाफेज में देखोगे सेंट्रोमियर क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया। अगर ये क्रोमोसोम है तो ये इसकी सेंट्रोमियर है, ये कहाँ पे स्प्लिट होती है, अगर ये ऐसे था पहले जैसे कि मेटाफेज में था, तो आगे जाके ये एनाफेज शो करेगा, आगे जाके एनाफेज शो करेगा तो क्या होगा ना, ये इस तरीके से स्प्लिट कर जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से स्पिंडल फाइबर है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट कर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट कर जाएंगे। तो ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, ये हमारी एनाफेज स्टेज है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस, ठीक है। पेयरिंग कहाँ पे होती है, अब पेयरिंग आप देखोगे तो पेयरिंग जब आप देखोगे तो वो जाइगोटीन में होती है। अब तो फर्स्ट ऑफ ए मियोसिस फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है। जाइगोटीन अकेला नहीं लिखना है, प्रोफेस अकेला नहीं लिखना है, प्रोफेस 1 भी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है जाइगोटीन ऑफ ए प्रोफेस 1 ऑफ ए मियोसिस 1। तो क्या होता है वहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस होती है ना। प्रोफेस फर्स्ट में सबसे पहले हमारे पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, देन डाइकनेसिस, डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन एंड डाइकनेसिस, तो ये सारी स्टेजेस होती हैं वहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले जो होती थी वो हमारा क्रोमेटिन डिफ्यूज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो वो जो होती है वो लेप्टोटीन की स्टेज होती है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम इस तरीके से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बनता है इस तरीके से, है ना। तो ये पेयरिंग जो स्टार्ट होती है वो किस में होती है, वो यहाँ पे जाइगोटीन में होती है। अब नेक्स्ट जो था क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, तो वो पकाइटीन में होती है, पकाइटीन ऑफ ए प्रोफेस फर्स्ट ऑफ ए मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, साइनेप्सिस क्या होता है, देखो साइनेप्सिस क्या होता है, हेल्प करता है पेयरिंग में, ठीक है। ये आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ तो आपको समझ में आए कि ये चीज़ है क्या। तो इट इज़ अ पेयरिंग ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम दैट अकर ड्यूरिंग द जाइगोटीन ऑफ ए प्रोफेस फर्स्ट ड्यूरिंग साइनेप्सिस। एक सिमिलर
क्रोमोमियर ऑफ द टू क्रोमोसोम्स कम टू बी एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इस तरीके से ये ना आपस में क्या होते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ना। कुछ कंपाउंड आ जाता है यहाँ पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नाम का, तो वो यहाँ पे पेयरिंग करवाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, साइनेप्सिस बोल देते हैं। ठीक है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आता है, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जो सिमिलर क्रोमोमियर होते हैं ऑफ द टू क्रोमोसोम, तो वो यहाँ पे पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इसको साइनेप्सिस कह देते हैं। फिर आता है बाइवेलेंट। क्या होता है, इट इज़ द साइनाइप्ट पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। जो मैंने अभी बनाया था ना, वही अभी बाइवेलेंट था। ठीक है, इट इज़ द साइनाइप्ट पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, काइस्मेटा क्या होता है, काइस्मेटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जब हमारे बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको ओवरव्यू करके, जैसे कि हमारी लेप्टोटीन स्टेज थी, फिर जाइगोटीन स्टेज आती है, फिर पकाइटीन स्टेज आती है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाती हूँ दिस कलर का, थोड़ा बड़ा बन गया, लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है ना, और ये मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको फिल किया, ये पूरा इस तरीके से बना, है ना। सिमिलर मैंने एक और यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और क्रोमोसोम बनाया विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया, है ना। अब यहाँ पे जब ये आगे जाके इस तरीके से प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगी, तो क्या होगा ना कि ये जो चीज़ है ना विजुलाइज करके पढ़ाने में मुझे बहुत सही लगता है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, आपको आगे भी काम आएगी ये चीज़। तो यहाँ पे ये ना कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पार्ट आएगा इसका, देन इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ मैंने बनाई ना आपके लिए यहाँ पर, ये इसको हम बोल देते हैं काइस्मेटा। ठीक है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है, इसको बोल देते हैं काइस्मेटा। ठीक है, इसका कंटेंट इधर हो जाता है, इसका कंटेंट इधर हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं काइस्मेटा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो दे आर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग देयर सेपरेशन ऑफ डिप्लोटीन इन द मेटाफेज फर्स्ट ऑफ ए मियोसिस। काइस्मेटा आर इनिशियली फॉर्म्ड इन दिस रीजन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी जो मैंने आपको दो डिफरेंट कलर से बना के दिखाई थी, वो इसीलिए बनाई थी बिकॉज दे आर, ये जो मैंने सेम कलर से बनाई थी ये होमोलोगस, ऐसा नहीं है कि वो सेम कलर से बनाई हुई हमेशा होमोलोगस है। मैं बताए इसीलिए आपको अलग कलर से बताया था, क्योंकि वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है ना। एंड लेटर ऑन द शिफ्ट साइडवेज, तो वो जो लास्ट पॉइंट होता है ना, तो उसको हम यहाँ पे केजमेटा बोल देते हैं। अब वो जैसे ही हटता है उस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, शिफ्ट साइडवेज। तो यहाँ पर ये फिगर मैंने आपको नहीं दिखा पाया, पर मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ आ गई होगी आपको बात। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड एग्जाम्पल्स वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। ठीक है, तो फाइंड एग्जाम्पल्स, जहाँ पे 4 डॉटर सेल्स हमारे पास मियोसिस से इक्वल साइज में हो और अनइक्वल साइज में। तो इक्वल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मियोसिस इन स्पोरोजेनेसिस, स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रायोफाइट्स एंड वस्कुलर प्लांट्स वेयर ऑल 4 स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड आर इक्वल इन साइज। ठीक है, और यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे अनइक्वल में भी दे रखे हैं। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आप खुद से देख सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जांपल बिल्कुल सही एग्जांपल है। आप ये इसको लिख के आ सकते हो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, जो कि प्रोबेबिलिटी कम है, बट आ गया तो आप इन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो। लेकिन ना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, आप इनको भी लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। डिस्कस विद योर टीचर्स में सारे क्वेश्चंस कवर करके लाई हूँ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले भी मैंने अभी आपको बता दिया, मैं बता भी रही हूँ जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे डिस्कस विद योर टीचर, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर में लाएंगे, लेकिन ये ऐसा सच पूछे नहीं जाते, लेकिन इनका कंसेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस लाई हूँ। एग्जाम्पल्स वाले भी मोस्टली आते नहीं हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस विद योर टीचर अबाउट हेप्लॉइड इंसेक्ट्स एंड लोअर प्लांट्स वेयर द सेल डिवीज़न ऑकर। ठीक है, तो कुछ हेप्लॉइड सेल्स में और हायर प्लांट्स में जहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं ऑकर होती, कुछ डिप्लॉइड सेल्स एनिमल्स में होती जहाँ पे सेल डिवीज़न ऑकर नहीं होती। ठीक है,
है ना, ड्रोन्स ऑफ हनी, गैमेटोफाइट ऑफ एल्गे, ब्रायोफाइट्स, सैलिडोफाइट्स एंड अदर सीडेड प्लांट्स। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए ओवरऑल। तो ये आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, ओके, क्योंकि एग्जांपल्स में आपको क्या समझाऊँ वो उसमें हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, कैन देयर बी अ माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एन फेज एस फेज। क्या यहाँ पे कैन देयर बी अ माइटोसिस, माइटोसिस होती है बिना रेप्लिकेशन के एस फेज में? नहीं हो सकती, एक्सेप्ट साइटोकाइनेसिस एंड अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि माइटोसिस हो सकती है। पहली बात तो डीएनए, देखो माइटोसिस क्या है, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न है, तो इक्वेशनल डिवीज़न है तो यहाँ पे डिवीज़न होगा सेल का। अब मैंने आपको बताया सेल को डिवाइड होने के लिए उसके पास कंटेंट तो होना चाहिए डिवीज़न के लिए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, तो वहाँ पे जाके ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कैन देयर बी अ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीज़न, ठीक है। तो हाँ हो सकता है, देखो सेल डिवाइड नहीं कर रही है लेकिन डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है ना, वो चीज़ तो हो सकती है ना। तो यस, प्री न्यूक्लियर डिवीज़न आपको पॉलीटेनी में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। एनालाइज द इवेंट ड्यूरिंग द एवरी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स चेंज। पहला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल, द नंबर ऑफ क्रोमो। अब देखो ये चीज़ मैंने अभी आपको इसीलिए इतनी डिटेल में समझाई थी कैसे क्या कंटेंट हो रहा था। अभी आप ये क्वेश्चन करोगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे, करके भी देखना। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए आर चेंज्ड इन एनाफेज। एनाफेज में चेंज होता है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो ये जो एक क्रोमोसोम है, अब एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, एनाफेज के टाइम पे यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब कैसे हो रही है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग? अगर मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया है और मैंने यहाँ पे, अभी मैंने आपको करके भी दिखाई थी सिमिलर चीज़, तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक यहाँ पे क्रोमोसोम है, सपोज करो ये हमारे पास क्रोमोसोम है, जब ये डिवाइड करेंगे तो इसके यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे या नहीं? सेंट्रोमियर ही तो स्प्लिट होंगे, तो ये किस तरीके से डिवाइड करेगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, यहाँ पे इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ही सेंट्रोमियर डिवाइड हो गए, मैंने आपसे वैसे ही कहा था, जैसे ही सेंट्रोमियर डिवाइड हो गए वैसे ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी चेंज हो गए, ठीक। ये मैंने अभी आपको बताया था अच्छे से, मैंने और बता दिया आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए आर चेंज्ड इन एनाफेज एंड एस फेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा है, देखो बहुत सही टाइम पे इन्होंने टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज़ करी हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में चेंज हो रहे हैं, एनाफेज में, अमाउंट ऑफ डीएनए किस में चेंज हो रहा है, एस फेज में, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना भी इसी तरीके से चाहिए। इन एस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, क्रोमोसोम सेम रहते हैं, सेंट्रोमियर सेम रहेगा, क्रोमोसोम भी सेम रहेगा, बट ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर लेता है हर एक क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स बन जाती हैं। ये एक क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम, ये इतनी बार मैंने आपको बता दिया, अब आप कभी नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे 1C से 2C कंटेंट हो जाता है, ठीक है, और 4C भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नेचर, ठीक है। ये तो हैप्लॉइड नेचर है, डिप्लॉइड नेचर में यहाँ पे 4C हो जाएगा, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कंटेंट। एनाफेज में क्या होता है, माइटोटिक एनाफेज में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, रिमेन्स सेम, ठीक है। इट इज़ द ओनली सिस्टर क्रोमैटिड्स विच मूव towards their respective poles. DNA content remain unchanged in anaphase first of a meiosis. Number of chromosomes are reduced to half from 2n to 1n. DNA content decrease from 1/2 in anaphase 2 of meiosis 2 from 2C to 1C. अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ फिर से, क्या हो रहा है ना, ये एनाफेज जो स्प्लिटिंग वाला मैंने आपको बताया था वो हो रहा है एनाफेज 2 में, ठीक है। और एनाफेज फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, अभी हम आगे मैंने एक डिफ्रेंशिएशन भी कवर कर रखा है, एनाफेज फर्स्ट ऑफ माइटोसिस टू द एनाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब सपोज करो ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, इस तरीके से।
तो जब ये स्प्लिट होगा आगे जाके, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये स्प्लिट हो रहा है एक सेल में से, तो ये आगे जाके क्या कुछ उसको दिक्कत पड़ेगी? आगे जाके जब ये स्प्लिट होगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा ना, ऊपर स्पिंडल फाइबर इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को बात बताओ, यहाँ पे आपको कुछ लगा कि इसमें से कुछ सेंट्रोमियर वगैरह स्प्लिट हुआ है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इसमें सेम रहेंगे। तो ये बात किसकी कर रहे हैं? एनाफेज की, ठीक है। तो एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन एनाफेज 2 में क्या होता है, अब ये आगे जाके क्योंकि मियोसिस में यही चीज़, यही सेल जो कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे तो अभी मैंने आपको सेंट्रोमियर रिड्यूस करके दिखाया था ना, तो वहाँ पे कंटेंट जो होता है वो, अब जैसे वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, क्रोमोसोम नंबर विल बी अफेक्टेड इन दैट। सेम किस में रहेंगे? एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। डीएनए का कंटेंट भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस किस में हो रहे हैं? एनाफेज 2 में, ठीक है, जहाँ पे 2n to 1n हो रहा है ना, और 2c to 1c हो रहा है। ये भी चीज़ समझ आ गई कैसे हो रहा है 2c to 1c, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम है तो ये स्प्लिट हो रहा है ना इसमें। अब ये एनाफेज की बात करेंगे तो ये स्प्लिट होगा, जब स्प्लिट होगा तो यहाँ पे भी एक इस तरीके से, यहाँ पे है ना, इस तरीके से स्प्लिट होगा कि यहाँ पर ये इधर आया, ये इधर आया। तो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ जो मैंने बनाई अभी आपको, तो ये एक ही क्रोमोसोम के लिए मैंने बनाया। तो यहाँ पे ये अगर 1c है, 2c है ना, ये आपको दिख रहा है 2c है, तो यहाँ पे ये 1c, ये 1c, तो ये डिफरेंस शो हो रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया ये अच्छे से। हाउ द साइटोकाइनेसिस इन अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल। किस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन है साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे आप देखोगे प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ सेल प्लेट मेथड से यहाँ पे होता है, और एनिमल साइटोकाइनेसिस ये क्लीवेज से होता है। स्पिंडल फाइबर यूजुअली परसिस्ट ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बिगिंस टू डीजनरेट सून आफ्टर एनाफेज। सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पिंडल, देखो अभी मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगी, ये अभी पढ़ लो, है ना। सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, जो भी इनमें से पॉइंट आ रहे हैं, जैसे 6 पॉइंट है, तो आपको इनमें से मिनिमम 4 पॉइंट्स ऐसे याद कर लेना है जो आपको याद रहे हमेशा, और अभी मैं आपको अच्छे से बता भी दूँगी, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर ग्रो इन साइज फॉर्म आ इंटरडिजिटेड कॉम्प्लेक्स एंड कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। तो ये फ्रैग्मोप्लास्ट से बनता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरीके से इधर क्या बनेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है, मिड ऑफ द डेंस फाइबर्स। तो ये जो है ना कंसेप्ट, ये मैं अभी आपको बता ही देती हूँ। ये देखो, अगर मैंने बोला यहाँ पर ये एक मेरे पास सेल है ना, साइटोकाइनेसिस हम देख रहे हैं, दोनों में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब साइटोकाइनेसिस है ना, ये देख किस में रहे हैं? एनिमल में। एनिमल में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक सेल है, देखो मैं अच्छे से बता देती हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास एक सेल है, एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ कंटेंट है, यहाँ कंटेंट है, तो यहाँ पर एक यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जब डिवाइड करेगा आगे जाके, तो ये किस तरीके से डिवाइड करेगा? अंदर से यहाँ पे इसकी डिवीज़न होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर से ही डिवीज़न होगा, तो इक्वल इन साइज में, बीच के स्टेप्स नहीं दिखा रही हूँ मैं, है ना। कुछ लैमेले वगैरह भी बनते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आप समझो कि यहाँ पे ये फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, तो यहाँ से इस तरीके से डिवीज़न हो जाता है। तो ये मैंने प्लांट में बताया, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल्स में क्या होता है, आपको बताया साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में किस तरीके से हुई। अभी देखो कि साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल में अभी मैंने आपको बताई, उससे डिफरेंस कैसे है एनिमल सेल में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी, इसको डायरेक्ट याद करना। अब क्या होगा, एनिमल सेल में किस तरीके से डिवीज़न होगा, जैसे कि एक एनिमल सेल है और यहाँ पे कुछ कंटेंट डला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनना शुरू होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे ये डिवीज़न होगा वो किस तरीके से होगा, अब आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर इस तरीके से डिप्रेशन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिप्रेशन बनना शुरू हुए, ये आउटवर्ड से इनवर्ड होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर यहाँ पे क्लीवेज और फरो शो कर रहा है, क्लीवेज एंड फरो, ठीक है। अब फर्दर ये यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से, ओके।
होप सो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर है कि किस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न है उससे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एनिमल सेल में यहाँ पे शेप में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। प्लांट सेल में आप देख रहे हो शेप में इतना चेंज नहीं आ रहा है जितना यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी। तो पहली चीज़ यहाँ पे शेप में चेंज आपको नहीं दिखेगा प्लांट सेल में। और वन चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगली यहाँ पे सेल प्लेट अरेंज होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर जो कंटेंट था प्लांट सेल में वो सेंट्रीफ्यूगली, मतलब कि जब सेल डिवाइड करेगी तो इनवर्ड से आउटवर्ड करेगी। इन अपोजिट यहाँ पे सेंट्रीपिटली एनिमल सेल में होती है, यहाँ पे आउटवर्ड से इनवर्ड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेल डिवाइड होती है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। डिस्टिंग्विश करना है। अब एनाफेज को डिस्टिंग्विश करना है माइटोसिस से मियोसिस में। तो एनाफेज माइटोसिस में हम पहले देख लेते हैं। एनाफेज क्या हो रहा है माइटोसिस में, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है माइटोसिस में लेंथ वाइज टू फॉर्म 2 सेंट्रोमियर इन द बिगनिंग ऑफ ए एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज के बिगनिंग में ही यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एनाफेजिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पे इस तरीके से हो जाते हैं। सिमिलर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल इन एनाफेज। सिमिलर ही क्रोमोसोम मूव करते हैं अपोजिट पोल्स इन एनाफेज। हो क्या रहा है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक सेल बनाई है तो यहाँ पर जो मैं अभी आपको चीज़ बताई है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। सेंट्रोमियर आपको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। ये बात हुई किसकी, हमारी माइटोसिस की। अब मियोसिस में क्या हो रहा है, एनाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होता है वो ब्रेक कर देता है देयर कनेक्शन एंड सेपरेट आउट। अब यहाँ पे सेपरेशन जो हो रहा है ये इसको हम डिसजंक्शन कह देते हैं। मतलब कि सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे क्रोमोसोम्स का या यूनिवैलेंट्स का, जिसको हम डायट्स कह देते हैं। बिकॉज यहाँ पर ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पे इस तरीके से होती हैं, है ना, एट एंगल टू ईच अदर। जो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स, जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ एनाफेज फर्स्ट आर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। अरे मतलब यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ऐसे ट्विस्टेड करके मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है, मैं आपको समझा इस तरीके से नहीं हूँ, लिख के भी इसी तरीके से आना एग्ज़ाम में, ठीक है। समझाना और समझना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ आनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में भी वो चीज़ लिखी गई है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द एनाफेज फर्स्ट जो ग्रुप होते हैं क्रोमोसोम्स के वो प्रोड्यूस हो जाते हैं विद ईच अदर हैविंग द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट न्यूक्लियस। हो क्या रहा है, अगर मैंने बोला कि पेरेंट में यहाँ पे 23 पेयर्स हैं, मतलब कि मैंने बोला कि 46 यहाँ पे क्या है आपके क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम 46 प्रेजेंट है, जब भी ये डिवाइड होगा यानी कि क्रोमोसोम्स, तो अगर यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड होगी, अगर डॉटर में जाएगी, डॉटर सेल्स में, तो यहाँ पे कितना कंटेंट जाएगा और यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी जो कंटेंट आएगा वो n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2n था, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। ये चीज़ इसलिए मैंने अभी आपको बताई जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया हो, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस का मेन डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले माइटोसिस की बात आ जाती है। माइटोसिस यहाँ पे आपको दिखता है सोमेटिक सेल्स में, मियोसिस आपको कहाँ पे दिखता है, गेमेटिक सेल्स में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि माइटोसिस जो होती है वो यहाँ पर हमेशा सेल्स जो होती हैं इसमें जो माइटोसिस करती हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो मियोसिस करती हैं वो हमेशा डिप्लॉइड होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये सोमेटिक सेल्स में हो रही है। सोमेटिक सेल्स में यहाँ पे आपको दिख रही है कि ये चीज़ इस तरीके से फॉलो हो रही है। अब माइटोसिस में और मियोसिस में ये कुछ अंतर है, आपको याद रखने हैं, हमेशा काम आएंगे। अब माइटोसिस में एक और चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर सिंगल डिवीज़न से यहाँ पे 2 सेल्स बन रही हैं, ठीक है, लेकिन मियोसिस में यहाँ पे डबल डिवीज़न से 4 सेल बन रही हैं। कहने का क्या मतलब है कि डबल डिवीज़न से 4 सेल बन रही है, सिंगल डिवीज़न से 2 सेल बन रही है। सिंपल फंडा है ना कि माइटोसिस में अगर मेरे पास यहाँ पर एक डिवीज़न हुआ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई डिप्लॉइड सेल हुई 2n, तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेल्स बनेगी n और n, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डिवीज़न यानी कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर n मतलब इट गिव राइज टू 4 नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। डबल डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे, एक कंटेंट का डबल डिवीज़न हो रहा है मियोसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे 2nn बना, तो यहाँ पे 4nn बनेगा, ठीक है।
इंटरफेज अकर प्रायर टू ईच डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एक डिवीज़न के पहले इंटरफेज होता है। इंटरफेज क्या होता है? प्रिपरेशन होती है, सेल को डिवाइड करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, वो इंटरफेज फेज होता है। तो इंटरफेज यहाँ पर सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में पहले होता है और उसके बाद मियोसिस 2 में पहले नहीं होता, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में जाने से पहले इंटरफेस तैयारी करता है। बेटे तैयारी करेगी, सेल्स अपने आप को कंटेंट डिवाइड वगैरह करेगी ना, उसी में तो अभी हमने देखा आगे। तो पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर था ना, अच्छे से समझा हमने उसे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। अब माइटोसिस यहाँ पे सिंपल हो रही है, मियोसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, जाइगोटीन काइटिन कितनी सारी स्टेप्स हैं, क्रॉसिंग ओवर वगैरह होनी है। इट हैज़ अ लेस टाइम टू कंप्लीट, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये एक बार में हो जाती है, यहाँ पे रिपीटेड माइटोसिस होती रहती है। सब्स्टिट्यूटेड माइटोटिक आर सिमिलर टू अर्लियर वंस, है ना। 2 डिवीज़न ऑफ मियोसिस आर नॉट सिमिलियर नहीं होती हैं। यहाँ पे एक जो होता है रिडक्शनल होता है, सेकंड वन जो होता है इक्वेशनल होता है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आ रही है। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं एक ही बार, ठीक है, यहाँ पर। और जहाँ पे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट इंटरफेस बिफोर एवरी डिवीज़न, है ना। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे वो रिमेन सेम आफ्टर माइटोसिस, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं मियोसिस में। डॉटर न्यूक्लियाई और सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर द माइटोसिस आर एक्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट वन, बिल्कुल पेरेंट की तरह होती है, क्योंकि ये माइटोसिस हो रही है। लेकिन यहाँ पर वेरिएशन जो होता है मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये सिमिलर नहीं होते पेरेंट्स के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सेल्स इज़ नॉट इन्वॉल्व, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेल्स, यहाँ पर मियोसिस हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। माइटोसिस होना चाहिए था यहाँ पे। अब माइटोसिस टेक पार्ट इन अ हीलिंग एंड रिपेयर, और मियोसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर मियोस्पोर्स गैमेट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ए क्रोमोसोम नंबर और फॉर द रेस। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, देखो इनमें से जितने मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर वो याद कर लेना जितने आपसे हो सके। इसमें से कम 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है जो आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझना, ठीक है। नो वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस, मेन पॉइंट तो यही है, इसमें वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट भी आप इसमें लिख दोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? तो अगर हमने मियोसिस पढ़ी तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मियोसिस फॉर्म्स गैमेट्स एंड आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली मियोसिस जो हो रही है वो मियोसिस के दौरान ही यहाँ पर क्या बन रहे हैं, इसी से गैमेट बन रहे हैं, जिससे हेल्प हो रही है यहाँ पर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में मदद करता है मियोसिस। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट स्विचेस ऑन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स एंड गैमेटोफाइट्स, है ना, एंड स्विचेस ऑफ द स्पोरोफिटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आप जब देखोगे सेल्स में, ठीक है, प्लांट जब आप पढ़ोगे ना स्पोरोफिटिक सेल्स, गैमेटोफिटिक सेल्स, तो ये चीज़ और समझ में आ गई। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें आप यहाँ पे साइकिल देखते हो, तो उसमें ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। किस तरीके से वहाँ पे हैप्लॉइडी, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल वगैरह होती है, वो चीज़। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें इसी से मिलती है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर, तो मियोसिस मेंटेन करता है फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स एंड हैविंग द सेम, एंड इट इज़ इसेंशियल सिंस द क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स असर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, एंड इट कॉजेज द रीशफलिंग ऑफ द क्रोमोसोम एंड ट्रेट कंट्रोल बाय द एंड वेरिएशन हेल्प इन ब्रीडर्स टू इंप्रूव द रेसेस ऑफ द यूजफुल प्लांट एंड एनिमल्स। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, असॉर्टमेंट क्या है, ये चीज़ क्या होता है ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो मैं बता देती हूँ कैसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा पेयर्स हमारे पास यहाँ पर क्रोमोसोम्स के, तो यहाँ पर सपोज़ करो हमारे पास क्रोमोसोम्स के कितने पेयर हैं, 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये जो है ना, अगर एक साइड अगर हमारे पैटर्नल हैं तो दूसरी साइड हमारे मैटरनल के क्रोमोसोम्स हैं, तो ये ना इधर भी जा सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि पैटर्नल वाले इधर जा सकते हैं, पैटर्नल वाले इधर भी जा सकते हैं, मैटरनल वाले इधर, मैटरनल वाले इधर भी जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे रीसप्लिंग हो सकती है, लेकिन जाएगा एक ही इधर कॉम्बिनेशन, रीशफलिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस थोड़ी टंग करके रीशफलिंग हो सकती है, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस का इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे मेन यही चीज़ है कि यहाँ पे एक न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, एक न्यू ट्रेड बनता है, और वेरिएशन यहाँ पे शो होती है। म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, क्रोमोसोमल और जेनोमिक म्यूटेशन कैन टेक प्लेस ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ ए माइटोटिक डिवीजन। सम ऑफ दीज म्यूटेशंस आर यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म एंड परपेचुएटेड बाय अ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी म्यूटेशंस कॉज होती हैं, जैसे कि अगर नेचुरल
समझो ना आप, जैसे कि कोई चीज़ अगर हमारे नेचर में आगे जाके चाहिए, वेरिएशन चाहिए, वो चीज़ चाहिए आगे जाके, हम कैसे डेवलप हो रहे हैं उस इन्वायरमेंट में, किस तरीके से अडप्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए कुछ म्यूटेशन ज़रूरी भी होती हैं। तो वो जो धीरे धीरे होती है ना, तो वो यूज़फुल भी होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पे इवोल्यूशन का भी एक चीज़ आता है, ठीक है। वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन वाली लाइन आपने पढ़ी होगी ना, तो वो इस तरीके से वेरिएशन किससे आ रही है, मियोसिस से, है ना, उससे एवोल्यूशन बनेगा, जिससे कुछ एवोल्यूशन जो बन रहे हैं वो यूज़फुल होने चाहिए ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ से आती है, ठीक है। तो म्यूटेशन हमेशा ख़राब नहीं होती है, अच्छी भी होती है, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ ए बेसिक रिलेशनशिप ऑफ organisms, so details of meiosis are essentially similar and majority of organisms showing their basic similarity and relationship, ठीक है। तो बेसिक रिलेशनशिप में तो हम सब में सेम है ना, तो 99.9% डीएनए हमारा सेम है, 0.1 जो परसेंट है वो ही तो डिफरेंट है, तो बेसिक तो हम सेम है ना। तो एविडेंस यहाँ पे इसके इसेंशियली सिमिलर होते हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएशन होता है। वेरिएशन की वजह क्या है, मियोसिस, ठीक है। हम बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है, इसकी वजह क्या है, मियोसिस। यहाँ पे डीएनए हमारा इस वजह से थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना, उस वजह से हम इतने चेंज है, वैसे तो हम सेम है ना, सिमिलर हैंड्स है, सिमिलर हमारे पास हर चीज़ है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। अब मेरे को एक बात बताओ, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, साइटो माने सेल का डिवीज़न, काइनेसिस माने डिवीज़न, और कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीज़न, सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है, एक बॉक्स बनाना है अच्छे से, डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस लिखना है, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे देयर इज अ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ न्यूक्लियर एनवेलप, अपीयरेंस ऑफ ऑलरेडी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, देयर स्प्लिटिंग इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझाने को है, लाइक जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देयर इज अ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए न्यूक्लियर एनवेलप, अपीयरेंस इन ऑलरेडी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑफ एम फेज का, वो यही होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीज़न होना। क्यों ज़रूरी है बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि अगर सेल को डिवाइड होना है तो उसको अपना हर चीज़ डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड जो डबल हुआ है कंटेंट, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रही है, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है ना, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इस तरीके से, अगर हमारे पास सेल होगी कोई सी, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो न्यूक्लियस ही डिवाइड ट्राई करेगा कि वो डिवाइड हो पहले, ठीक है। अगर ये सेल है तो न्यूक्लियस ही कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि वो ही चाहेगा कि मैं पहले डिवाइड हो जाऊँ, तो ये कैरियोकाइनेसिस है। उल्टा साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, पहले सेल डिवाइड होने लगेगी, है ना, सेल कुछ इस तरीके से इसमें होने लगेगी कि सेल ही डिवाइड होने लगेगी, ठीक है ना, न्यूक्लियस वो है। तो ये इस तरीके से इट इज़ अ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म अ डॉटर सेल, अंदर का जो सेल में अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे इसको इनकलकेट करती है कि वो आगे डिवीज़न करे, ठीक है। तो वो इस तरीके से खुद ही डिवीज़न करने लगेगा, इसको हम बोल देते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। इट इज़ देयर इज़ अ नो सच एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो और टाइम चाहिए मुझे समझाने के लिए, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझो कि ये फर्स्ट स्टेप होता है एम फेज का, ये लास्ट स्टेप होता है एम फेज का। कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियस का यहाँ पे डिवीज़न है। क्यों डिवीज़न कर रहे हैं, सेल को डिवाइड करने के लिए, दोनों सेल में इक्वल कंटेंट पहुँचे न्यूक्लियस का, इसीलिए हम सबसे पहले ये कर रहे हैं। अब साइटोकाइनेसिस क्या है, सेल का डिवीज़न। साइटोकाइनेसिस सेल के द्वारा डिवीज़न हो रहा है, साइटोप्लाज्म के द्वारा डिवीज़न हो रहा है, स्टार्टिंग प्रोटोप्लाज्म से हो रही है ना। तो वो जो अंदर जो चीज़ है, साइटोकाइनेसिस तो लास्ट की चीज़ है ना, सबसे पहले हमें अंदर का मटेरियल सब चीज़ डबल करना होगा ना, तभी तो साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है एम फेज का, ये पहला स्टेप है एम फेज का। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। और ये बिल्कुल इजी चीज़ है, आपको सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट वगैरह दे दिया है ना। और मुझे लग रहा है अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट में, और नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए मुझे वो भी बता देना, ठीक है। ओके, तो मुझे इसमें कमेंट आ रहे थे कि दीदी यहाँ पर आप इसको कवर कराइए एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम, तो मैंने वही एनसीईआरटी क्वेश्चंस किया, मैंने आपको कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो बच्चे, मेहनत तो जाती है थोड़ी बहुत, और मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना और कीप स्टडिंग।